हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें सीबीएसई हैंडबुक की जो एक्सरसाइज है 3.1 इंटीग्रल्स वाली, ठीक है। यहाँ पर एक्सरसाइज भी ना आपको चैप्टर भी तीन चैप्टर 3 बार दे रखे हैं, 3A 3B और 3C। 3A डिफरेंशिएशन के लिए है, 3B इंटीग्रेशन के लिए और 3C डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो हमने 3A कंप्लीट कर लिया। आज हम 3B करने वाले हैं, मतलब इसमें एक्सरसाइज जो इंटीग्रल्स की है और उसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर सारे क्वेश्चन ना लेकर ऐसे क्वेश्चन लूँगा जो मुझे लगता है कि हाँ आप लोगों को उसमें प्रॉब्लम आ रही होगी या प्रॉब्लम आ चुकी होगी, तो उन क्वेश्चंस को हम लेंगे। जो सिंपल इंटीग्रेशन है उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपना भी और हमारा भी, तो बेटर है कि हाँ फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है किसी क्वेश्चन को स्टार्ट करने में कि कैसे स्टार्ट करना है, वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं उसमें आपको समझा दूंगा कि किस तरह से आपको स्टार्ट करना चाहिए। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है तो इसको आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है। इंटीग्रेशन के जो रूल्स हैं वो आई थिंक आप लोगों को अच्छी तरह से आ चुके होंगे। अगर रूल्स वगैरह के बारे में कुछ प्रॉब्लम है, इंटीग्रेशन का बेसिक्स के बारे में प्रॉब्लम है, तो वो ऑलरेडी जो वीडियो एम एल अग्रवाल की जो सीरीज़ थी उसके जो बेसिक वीडियोज़ है इंटीग्रल्स के, वो आप देख सकते हैं। वहाँ से आपको सारे फार्मूलाज अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे, किस तरह कौन सा फार्मूला आपको एग्जीक्यूट करना है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम सिर्फ बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक फर्स्ट पार्ट करने की मेरे ख्याल ज़रूरत नहीं है। सेकंड पार्ट में भी अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर अपना दिमाग इस्तेमाल कर लें कि यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर लगा दे, तो आप इसको ज़्यादा इजीली कर पाओगे। बजाय आप सीधा पावर फार्मूला लगाने के, तो आप यहाँ पर पहले इसका स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर करने पर आ जाएगा a का स्क्वायर, ये आ जाएगा, फिर ये b का स्क्वायर आ जाएगा, और जब आप 2ab करेंगे तो 2 × a × में b, तो ये हो जाएगा कैंसिल। तो ये बना आपके पास x²। आप इसको ऊपर ले जाओ, x की पावर -2 प्लस में 2। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। ये dx आपको हर स्टेप में लगाना है जब तक आप इंटीग्रेट नहीं करेंगे। अब यहाँ पर इसको इंटीग्रेशन करने में मुझे को लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है। पावर फार्मूला लगाना है इन दोनों के अंदर, तो x की पावर 3/3 हो जाएगा। यहाँ पर x की पावर आप 1 ऐड करोगे तो x की पावर -1/-1, और यहाँ पर खाली कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आ जाएगा x, साथ में 2 है तो 2 लगा देंगे। अब ये जो माइनस में आ रही है पावर, इसको वापस प्लस में कर दो, तो आंसर आ गया आपके पास x³ -1/x प्लस 2x प्लस में c। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपको दिया हुआ है x+1। अगर डिनोमिनेटर में ऐसे टर्म दे रखी होती है तो पहले आप कोशिश करो कि ऊपर जो न्यूमिनेटर दे रखा है उसमें कुछ पेयर ऐसे बन जाए कि जो डिनोमिनेटर के बराबर आ जाए, तो ये कैंसिल हो जाए। पहले हमेशा यही थिंकिंग रखो। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड पे जाओ, कि जहाँ पर आपको प्रॉपर डिवीजन करके फिर इसको क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर की फॉर्म में लिखोगे, तब आपके पास इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, हम अगर ऊपर पहली दो टर्म में से अगर x² कॉमन निकाल देते हैं तो यहाँ से बचता है x, फिर आ जाएगा +1। अगली जो दोनों टर्म है उसमें से कुछ कॉमन नहीं है तो +1 तो ले ही सकते हैं, तो ये रहेगा x+1। और जो डिनोमिनेटर है इसमें भी x+1 है, तो x+1 आप यहाँ से कॉमन निकाल देंगे, और जो बचेगा आपके पास यहाँ से x², यहाँ से +1। अब x+1 आपने कॉमन निकाल दिया, डिवाइडेड बाय x+1। अब ये कटने के बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह गया, इसका इंटीग्रेशन करोगे x³ प्लस में x प्लस में c, ये आपका आंसर आ जाएगा। आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। अगर हम इसके फोर्थ पार्ट की बात करें तो कोई ज़रूरत नहीं करने की, आप लोग कर सकते हैं इसको ईजिली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका जो फिफ्थ पार्ट है उसमें यहाँ पर दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई भी अगर करेंगे तो उसमें और आइडेंटिटी बन रही है। यहाँ पर x² + 1/x² है, यहाँ पर x² -1/x² है, तो दोनों टर्म यहाँ पर सेम है। a टर्म सेम है, b टर्म सेम है, तो आइडेंटिटी यूज हो जाएगी a + b a - b की। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x की पावर 4 -1/x की पावर 4, a² - b² आइडेंटिटी बन गई ना। अब इसमें पावर फार्मूला लगा कर आप इसको इंटीग्रेट कर दो। x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 5/5। अगर आपको डिनोमिनेटर में दिया होता है, जैसे पिछले भी एक क्वेश्चन हमने किया था, उसमें हमने क्या करता है, x की पावर को हम ऊपर ले गए, ऊपर ले जाने के बाद फिर हमने पावर फार्मूला लगाया, x की पावर 1 कम करेंगे, 1 बढ़ाएंगे तो -3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय -3 हो जाएगा। इस तरह से आप ऐसे ही कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट करना सीखो। अगर ऊपर कांस्टेंट टर्म है तो डायरेक्ट करना है, ठीक है। ऊपर कांस्टेंट टर्म है तो करना है, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, कुछ भी हो, लेकिन कांस्टेंट हो। तो क्या करना है, आपको साइन चेंज कर देना है, और साइन चेंज करने के बाद इसको पावर आपको एक कम करो, जो पावर कम करी है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, और ऊपर जो कांस्टेंट है वैसा का वैसे ही लिख दो, बन गया आपका आंसर। देखो यही तो बनेगा। अगर x की पावर -3 को आप नीचे लाओगे तो माइनस साइन आएगा, वो इस माइनस के साथ मिलकर प्लस बन जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं।
अब यहाँ पर जो पार्ट इस तरह से रूट में जब भी आएगा, रूट में जब भी आए तो आपको सबसे पहला काम करना है रैशनलाइज करना है। ये टर्म अगर रूट में होती तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में हो जाए, इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है कि हाउ टू स्टार्ट, तो वो आपको सीखना है। तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आप करोगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करोगे, तो उसमें ध्यान रखना कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उसको ऐसे स्टार्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करो, या इंटीग्रेट कर रहा हूँ, रैशनलाइज करो। अब रैशनलाइज करने के लिए आपको करना क्या, बस इसका जो साइन है, बीच वाला साइन है, इसको आपको चेंज कर देना है। माइनस की जगह ये प्लस हो जाएगा और नीचे भी ये आ गया। अब ऊपर अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, 1 से इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ चेंज होगा क्या, वही का वही रहना है, तो वही का वही रखो, x + 4 प्लस में x - 3। नीचे आप आइडेंटिटी लगा सकते हो, वही a - b a + b की, तो इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ से रूट हटेगा, फिर माइनस का साइन, फिर यहाँ से रूट हटेगा, ब्रैकेट खोलेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 + 3 7 आएगा, 7 को बाहर ले आना, 1/7, ये रह जाएगा रूट x + 4 प्लस रूट x - 3। तो इसको आप डायरेक्ट इंटीग्रेट कर ही सकते हो, जैसे रूट x का इंटीग्रेशन करते हो वैसे ही करना है रूट x + 4 का। तो x + 4 की पावर 3/2, और जो पावर आती है आपको पता है कि इसको रेसिप्रोकल करके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस यहाँ भी आ जाएगा x - 3, इसकी पावर 3/2, इधर आ जाएगा 2/3 प्लस c, 2/3 कॉमन निकाल दो तो बाहर आ जाएगा 2/21, अंदर ऐसे कैसे छोड़ो, x + 4 की पावर 3/2 और x - 3 की पावर 3/2, प्लस में c कर देंगे, ये आपका आंसर बन जाएगा। उसके बाद देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये जो मेथड है, जहाँ तक मुझे लगता है, आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर, आप लोगों के व्यूज़ समझकर, कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इंटीग्रेशन में आपको होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड से होती है कि यार किसको सब्स्टिट्यूट करना है, कब करना है, कैसे पता लगेगा। तो इसके लिए भी मैंने देखो आपको बताया हुआ, जब सब्स्टिट्यूशन मेथड वाली हम वीडियोस कर रहे थे तो उसमें मैंने आपको 2-3 ट्रिक्स बताई थी कैसे आपको पता लगा सकते हो कि किसको आपको टी पुट करना चाहिए। अब सबसे पहले देखो कि अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन दिए हुए हैं तो किस फंक्शन का डेरिवेटिव क्वेश्चन में इन्वॉल्व है। अगर आपको वो पकड़ में आ जाता है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्वेश्चन में इन्वॉल्व है तो उसी को उठा के टी पुट कर दो, सबसे पहला काम। अगर ऐसा नहीं है तो आप देखो कि जो पावर दे रखी है ना, वो पावर किसकी फ्रैक्शन में है। अगर आपको 2 फंक्शन दे रखे हैं, एक की पावर फ्रैक्शन में दे रखी है तो उसको उठा के टी पुट कर दो। तो इस तरह से 2-3 तरीके मैंने बताए थे आपको, उससे आप आइडेंटिफाई करना सीखो कि कैसे आपको टी पुट करना है। अब यहाँ पर एक फंक्शन ऊपर है x + e की पावर 2x, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा तो आएगा 1 + e की पावर 2x इंटू में 2। अब 1 + 2 इंटू में e की पावर 2x कहीं पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा क्वेश्चन में। अगर मैं इस नीचे वाले को टी पुट करता हूँ, ठीक है, मैं पुट करके देखता हूँ, x² + e की पावर 2x को मैं टी पुट करके देखता हूँ। अगर मैंने इसको पुट किया तो ये आ गया 2x, इसको डेरिवेटिव करेंगे e की पावर 2x इंटू में 2, ठीक है, और फिर यहाँ पर हम लिखते हैं dx, इधर लिखते हैं dt। अब यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन निकाल दूँ तो ये बना x प्लस में e की पावर 2x dx = dt। अब देखो जो यहाँ पर आ रखा है ये वाली टर्म तो आपको ऊपर दे रखी है x + e की पावर 2x, तो यानी हमने सही पुट करा है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे डिफरेंट क्वेश्चन तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किसको आपको टी पुट करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। ये जब आपको चीज़ समझ में आ गई तो यानी इसकी वैल्यू निकालने पर क्या होगा, ये 2 यहाँ से शिफ्ट हो गया, इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा क्वेश्चन हमारा, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये तो बन जाएगा dt/2। ये हमने टी पुट कर लिया था, तो क्वेश्चन आपका ऐसे बन गया। 2 कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालो। अब इसमें कुछ रह गया क्या, 1/t का इंटीग्रेशन, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, log t प्लस में c। अब t की जगह पर आप पुट कर दो वो जो आपने पुट किया था, क्या, x² + e की पावर 2x। तो इस तरह बड़े आसानी से आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हो, बिल्कुल पहुंच सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई जादू है इसके अंदर, बस आपको समझना है कि किसको पुट करना चाहिए। अब यहाँ पर आपके पास एक √x है और एक x है, तो यहाँ पर आप कहोगे सर इसमें x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर हाफ है, तो x की पावर हाफ को टी पुट कर देते हैं। हाँ कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, लेकिन उससे पहले एक काम और कर लो।
क्योंकि दोनों x की पावर है, एक x की पावर हाफ है, एक x की पावर 1 है, दोनों ही x की पावर हैं। तो आप क्या करो, यहाँ पर पहले दोनों में से पावर कॉमन निकाल लो, दोनों सेम ही टर्म है। तो अगर मैं रूट एक्स कॉमन निकाल दूँ तो रूट एक्स में से रूट एक्स गया तो 1 बचा, और x में से रूट एक्स बाहर गया तो रूट एक्स बचा। अब आपके पास दो अलग अलग फंक्शन है, यहाँ पर फंक्शन प्लस में थे तो आपको मुश्किल आती है, अब यहाँ फंक्शन मल्टीप्लाई में है, एक ये हो गया एक ये हो गया। अब इसमें से डिसाइड कर लो किसको टी पुट करना है। दोनों तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो, इसको पुट करके भी निकाल सकते हो, इसको पुट करके भी निकाल सकते हो। तो अगर आपने पुट करा यहाँ पर, और बेटर है कि आप इसके साथ में जिसके कांस्टेंट दिया हुआ है तो आप उसको पुट करके चलो, क्वेश्चन अपना और सिंप्लीफाई करो। इसको टी पुट किया, अब इसका डेरिवेटिव करने पर आएगा 1/2 रूट एक्स, 1 का तो 0 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो dx की वैल्यू मिल गई आपको 2 रूट एक्स dt। तो ऊपर dx की जगह डाल दो 2 रूट एक्स dt, नीचे ये वाला रूट एक्स ऐसे ही रहने दो, इसको आपने टी पुट कर लिया था, इससे ये हो गया कैंसिल, 2 आ गया बाहर। अब क्या रह गया 1/t dt, 1/t का log t, और t आपने क्या पुट किया था, t आपने पुट किया था 1 + रूट एक्स। ये बन गया आपका आंसर। थर्ड पार्ट में देखोगे कि आपको ना बड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा क्वेश्चन, यार क्या क्वेश्चन है ये। लेकिन अगर हम इसको देखें तो ऊपर आपके पास क्या है, e की पावर x 1 + x है, नीचे 1 + x, ये e की पावर x है, ये e x जो है वो पावर में नहीं है, थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हो गई है। ये e जो है ये बेस में ही है, ऐसे है, ये e की पावर x है, तो इसके अंदर इसकी पावर आपको 2 दे रखी है। तो अब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करने पर आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन नीचे वाले का अगर आप डेरिवेटिव करोगे, डिनोमिनेटर का अगर आप डेरिवेटिव करोगे 1 + x e की पावर x t, तो इसका डेरिवेटिव करने पर आपको न्यूमरेटर मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ें सोचने की ज़रूरत है कि किसका डेरिवेटिव करने पर क्या आएगा। उसके लिए डेरिवेटिव भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए, इंटीग्रेशन करने के लिए डेरिवेटिव स्ट्रांग होना चाहिए, तो आप जल्दी समझ पाओगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर 1 का तो डेरिवेटिव 0 हो गया, x का डेरिवेटिव करेंगे 1, e की पावर x एज इट इज़, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, और x एज इट इज़, e की पावर x का e की पावर x। अब यहाँ से e की पावर x अगर आप कॉमन निकालोगे तो बचेगा 1 + में x। अब न्यूमरेटर में यही तो है, न्यूमरेटर में यही तो है, e की पावर x 1 + x dx, तो इस पूरे की जगह ख़त्म, यहाँ रह गया dt, नीचे रह गया t², ये t हो गया, ये स्क्वायर में है। अब t² का आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो, साइन चेंज करो, इसकी पावर 1 कम करो, पावर 1 कम कर दी तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, और उसी से आगे मल्टीप्लाई करना है तो वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका आंसर बनेगा, t की जगह वैल्यू डाल दो, -1/1 + x e की पावर x + में c। टू एक्स, इसमें जो x की पावर +1 है ना, इसको t पुट कर देना, क्योंकि जो पावर आ रही है ना इसकी, ये 1/3 है, ये क्यूब रूट है, इसको आप हटाओगे, रूट को हटाओगे तो इसकी पावर 1/3 बनेगी, और इसी का डेरिवेटिव करोगे x² का डेरिवेटिव तो 2x बनेगा, तो ऊपर वाला ख़त्म हो जाएगा, और आगे आप सिंप्लीफाई कर लोगे। तो इसको मैं नहीं करा रहा हूँ, इसमें भी आप डिनोमिनेटर को t पुट कर देना। क्वेश्चन है ये शानदार क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इसमें बड़ा इसने ट्रिकी सा क्वेश्चन कर दिया, सिर्फ एक नंबर से क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो गया। किस नंबर से, देखो ऊपर है 3 की e की पावर x -5 e की पावर -x, तो अगर मैं यहाँ पर नीचे वाले का डेरिवेटिव करता तो 4 e की पावर x का डेरिवेटिव 4 e की पावर x आएगा, 5 e की पावर -x का 5 e की पावर -x ही आएगा, विद नेगेटिव साइन आएगा, मतलब यही आ जाएगा -5 e की पावर -x। तो यहाँ पर अगर ऊपर 4 होता तो आपका आंसर निकल गया था, एक ही लाइन में आपका आंसर निकल गया था। जब नीचे वाले का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर होता है तो आंसर सीधा लॉग में आ जाता है। ठीक है, या तो दोनों में यहाँ पर 3 होता या दोनों में यहाँ 4 होता तो आंसर हो जाता, लेकिन एक में 3 कर दिया, एक ने 4 कर दिया, बस यहीं पर ही खेल गया, यहीं पर ही खेल गया। लेकिन हम भी खिलाड़ी हैं, हम भी अनाड़ी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको 3e की पावर x को कर देंगे 4 - 1। ठीक है, 3 की जगह हम कर देंगे 4 - 1, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 4e की पावर x -5e की पावर -x e की पावर x।
तो ये जो 3 था इसकी जगह लिख दिया 4 - 1, इन दो को सॉल्व करेंगे तो आपके पास 3 आएगा। अब ऐसा करके हमें फ़ायदा क्या होगा, हमें फ़ायदा ये होगा कि हम इसको अलग कर देंगे। इसको हमने अलग कर दिया और इसको हमने अलग कर दिया, माइनस साइन लगाओ और इसको आप कर दो अलग। अब इसमें नीचे वाले का एग्जैक्ट डेरिवेटिव आपके पास ऊपर आ रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये तो आपका सिंप्लीफाई हो गया, ये तो आंसर आ गया log ऑफ 4e की पावर x प्लस 5e की पावर माइनस एक्स। ये तो पता है ना आप लोगों को कि अगर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर आ जाता है तो आंसर आप सीधा log में लिख सकते हो। यहां पर हम क्या करते हैं, इसको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, e की पावर x, यहां भी e की पावर x, यहां पर जो माइनस है ना इसको आप ऐसे लिख दो 5/e की पावर x। इसको आप कुछ करने की जरूरत नहीं, ये तो आपके आंसर का पार्ट हो गया, बस हमें इसको सॉल्व करना है। अब हम यहां पर एलसीएम ले लेते हैं, e की पावर x एलसीएम ले लिया तो इधर आ जाएगा 4 e की पावर 2x, e की पावर x को e की पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और यहाँ पर +5 ऐसे रहेगा। अब ये e की पावर 2x आप ऊपर शिफ्ट कर दो तो ये बनेगा आपके पास e की पावर 2x अपॉन 4e की पावर 2x प्लस 5। अब देखो, अब दोनों की पावर सेम आ गई, ये भी e की पावर 2x है, ये भी e की पावर 2x है। अब आप नीचे वाले को, इस पूरे फंक्शन को आप टी पुट कर दो, 4e की पावर 2x प्लस 5 जो है इसको आप पूरे को टी पुट कर दो, क्योंकि इसके डेरिवेटिव में आपको ये मिलेगा। साथ में कुछ अगर एक्स्ट्रा नंबर आ रहे हैं, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है तो आने दो, क्या फ़र्क पड़ना है उससे। तो हमने क्या करा, पुट किया 4e की पावर 2x प्लस 5 को हमने टी पुट कर दिया, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे e की पावर 2x का e की पावर 2x रहेगा, फिर 2x का करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यानी dx की वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पर dt अपॉन में 8 e की पावर 2x। तो अब इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ये पहला पोर्शन मैं इसको बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ये आंसर में रहेगा, ठीक है, फाइनल में, माइनस e की पावर 2x अपॉन, नीचे वाले को आपने t पुट कर लिया है और dx की जगह आ गया dt अपॉन में 8 e की पावर 2x। e की पावर 2x ये कैंसिल, 8 निकाल दो बाहर, -1/8 log t प्लस में c, और t की जगह पर आ जाएगा log ऑफ 4e की पावर 2x प्लस में 5। और जो ये लेफ्ट वाला पोर्शन था ये लास्ट में हम लिख देते हैं, log ऑफ 4e की पावर x 5e की पावर माइनस x। आंसर चेक कर लेते हैं, इसी फॉर्मेट में दिया या किसी और फॉर्मेट में कर दिया इसने। log 4e की पावर x 5e की पावर माइनस x और फिर -1/8 log 4e की पावर x। अच्छा, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है इसने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा सा इसने चेंज कर दिया, लेकिन हमने जो यहाँ पर मेथड यूज़ किया है वो मेथड में उस मेथड में कोई मतलब ऐसा डिफरेंस नहीं है, ठीक है, उस मेथड में उस मेथड में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। हाँ, आंसर मैच करने के लिए आपका ये आंसर आप छोड़ोगे ये भी ठीक है, हाँ, लेकिन बुक में जो आंसर है उसको मैच करने के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे। चेंजेस ही क्या करने पड़ेंगे, ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है ना, यहाँ पर लॉग का जो एंगल है इसको और इसको दोनों को सेम करना है। अब इसको सेम कैसे कर सकते हैं, e की पावर x से डिवाइड कर दो, इसको e की पावर x से इसको डिवाइड कर दो। तो इसको हमने ऐसे कर दिया, log, अगर इसको e की पावर x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर e की पावर x रह जाएगा, और इसको करेंगे तो आ जाएगा 5e की पावर माइनस x, ठीक है। अब हमने क्या करा है, हमने सबको डिवाइड करा है, तो बैलेंस करने के लिए सबको मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा, तो हमने e की पावर x यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। अब log में क्या हुआ, log में दो फंक्शन अगर ऐसे मल्टीप्लाई में होते हैं तो आप जब उनको अलग अलग कर दो तो प्लस साइन लग जाता है, तो हमने इसको अलग अलग करा, तो ये -1/8 तो साथ में रहेगा, -1/8
log 4 e की पावर x प्लस 5 e की पावर माइनस x। फिर जब हम इसको अलग करेंगे, क्योंकि बाहर माइनस साइन है, वैसे तो प्लस होता है, log a b क्या होता है, log a प्लस log b, लेकिन बाहर माइनस का साइन है तो माइनस साइन लग जाएगा साथ में, -1/8 log e की पावर x, ऐसे अलग हो जाएगा। अब इन दोनों को आप इकट्ठा कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों का जो आर्ग्यूमेंट वाला पार्ट है ना, ये सेम हो गया। यहाँ पर ये 1 है, ये -1/8 है, तो 1 में से अगर आप 1/8 को माइनस करते हो तो आ जाएगा 7/8, यानी ये बन जाएगा 7/8 log 4 e की पावर x 5 e की पावर माइनस x -1/8 log e की पावर x प्लस में c। तो बुक में आंसर है आपकी, ये वाला आंसर है। ठीक है, तो दोनों आंसर मैंने आपके मैच कर दिए हैं, जैसे भी आप करना चाहो वैसे कर सकते हो। और इसमें एक चीज़ और हम करेंगे, क्योंकि बुक में यहाँ पर log इमेज नहीं छोड़ा है, log और e जो होते हैं ये दोनों इकट्ठे आ जाते हैं तो ये दोनों ख़त्म हो जाते हैं, मतलब यहाँ पर आ जाएगा खाली x। तो ये बनेगा आपके पास 7/8 log 4 e की पावर x प्लस 5 e की पावर माइनस x माइनस 1/8 इंटू एक्स प्लस में c, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो हमने पहला स्टेप करा था इसको बिना चेंज करे, मतलब यहाँ तक भी अगर आप छोड़ते हो तो ये आंसर भी आपका ठीक है, इसमें भी आपको पूरे ही नंबर मिलेंगे अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर आपके पास एक यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल है और नीचे क्वाड्रेटिक है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, पहले तो आपको देखना चाहिए कि जो नीचे वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो वही काम खत्म आपका। अब देखो x² का डेरिवेटिव 2x, -3x का डेरिवेटिव -3, -18 का डेरिवेटिव तो 0 होता है। तो जब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है तो आंसर क्या आ गया, log ऑफ डिनोमिनेटर, यानी log x² -3x -18, आंसर आपका यहीं ख़त्म, और कुछ आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें भी मैं आपको बस हिंट दे रहा हूँ कि कैसे आपको स्टार्ट करना है। यहाँ पर एक फंक्शन x है, एक 1 प्लस log x है, तो जो ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस log x, अगर आप उसको टी पुट करके स्टार्ट करते हो, अगर उसको टी पुट करना क्यों है वो रीज़न भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, और 1/x आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रहा, अपॉन में x है ना, तो 1/x, तो ये x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा t², 1/t², और 1/t² का आपको इंटीग्रेशन करने के लिए समझाने की ज़रूरत नहीं कि कैसे आपको करना चाहिए। 9th पार्ट करते हैं, इसमें देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, बड़ा भयंकर सा लग रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कि a की पावर x -1 है, फिर log a है जी, फिर उसके बाद x की पावर a -1 है, तो a की पावर x प्लस x की पावर a, इसको कैसे करा जाए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ना ये भी चुटकियों का काम है, ये भी 2 लाइनों का आंसर है आपका, तो आप कहोगे मजाक कर रहा हूँ, मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा अगर आपको मतलब वही डेरिवेटिव की समझ होनी चाहिए। डेरिवेटिव है, आपको देखो a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x इंटू में log a। ठीक है, a की पावर x -1 है, log a साथ में, बस थोड़ा सा पावर में थोड़ा सा फर्क आ रहा है, और x की पावर a का डेरिवेटिव होता है जैसे x की पावर n का होता है। यहाँ पर a कॉन्स्टेंट है, n आगे आ जाएगा और पावर कम हो जाएगी, तो यहाँ पर n जो a मतलब आगे आना चाहिए, बस वो नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर पावर तो कम हो रही है, तो यहाँ पर भी थोड़ी सी गड़बड़ है, यहाँ पर भी थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन वो थोड़ी सी गड़बड़ ज़्यादा बड़ी गड़बड़ नहीं है। कैसे करनी है, अगर मैं डिनोमिनेटर को टी पुट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इसका डेरिवेटिव ऊपर समझ में आ रहा है कि हाँ उसका डेरिवेटिव बन रहा है, बस थोड़ा सा मैं एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो इसका डेरिवेटिव हो गया a की पावर x log a, और इसका डेरिवेटिव आ गया a x की पावर a -1। तो अब बस फ़र्क क्या आ रहा है कि जो ये वाला पोर्शन है इसमें ये a नहीं है, और इसमें पावर यहाँ पर -1 है, तो ये कैसे आए। तो अगर मैं इसको, या मैं कहूँ कि इसमें से a कॉमन निकाल दूँ, या मैं कहूँ कि सीधा सीधा a से मैं इसको डिवाइड कर दूँ, तो कोई दिक्कत है। मैंने इसको डिवाइड कर दिया a से, इसको भी डिवाइड कर दिया, इसको भी डिवाइड कर दिया। अगर लेफ्ट में डिवाइड कर रहा हूँ तो भाई राइट ने क्या कसूर करा है, राइट को भी डिवाइड करना ही पड़ेगा, दोनों तरफ बराबरी रखनी पड़ेगी ना। आप कोई पक्षपाती नहीं हो, बायसनेस नहीं करते हो, आप बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से काम करते हो, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। तो अब यहाँ पर a की पावर x है और नीचे a की पावर 1 है, तो जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है कि अगर डिनोमिनेटर में 2 नंबर हैं और दोनों की बेस सेम है तो पावर उनकी माइनस हो जाती है।
तो a की पावर x माइनस 1 log a, यहाँ पर तो ये कैंसिल ही हो गया। अब मुझे बताओ इसको देखकर क्या न्यूमरेटर हमारा मैच किया? तो हमने बस थोड़ी सी एडजस्टमेंट क्या करी, हमने a का जो काम चल रहा था कि एक जगह गड़बड़ हो रहा था उसको हमने ठीक कर दिया। अब ये पूरा का पूरा न्यूमरेटर आपका ख़त्म, इसकी जगह आ गया dt अपॉन में a। तो dt अपॉन में a जो है उसको बाहर ही लिख लो, कांस्टेंट है, और ये हमने t मान लिया था, तो ये रह गया 1 अपॉन टी। 1 अपॉन टी का आंसर हो गया log t प्लस में c, और t की जगह आपने जो पुट किया था वो उठा के डाल दो। तो अगर आपको समझ में आ गया कि करना क्या है, तो इस क्वेश्चन में कुछ बचा? मेरे को तो लगता नहीं कि कुछ बचा होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। 3 में कहता है कि भाई आपको 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, तो उसको आपको इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ मुझे समझ में आ नहीं रहा कि मैं अगर इसको पुट करूँगा तो मेरे पास ये ऊपर वाला दोनों चीज़ आ जाएंगी। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम t पुट करेंगे तो आएगा सिर्फ 2x, लेकिन 2x के साथ यहाँ पर एक 1 और दे रखा है, तो हम अलग अलग कर लेते हैं। ये हमें परेशान कर रहा है तो हम इसको अलग अलग कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन हमारा ऐसे बन गया 1 अपॉन में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ वाले पोर्शन में तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इसका डेरिवेटिव करने पर ये आ जाएगा, तो यहाँ तो t पुट कर देंगे। इसका क्या करना है, इसको मैं i1 मान लेता हूँ। इसमें अगर आपको इंटीग्रेशन वाले फार्मूले याद हों तो इंटीग्रेशन में एक फार्मूला हम करते थे कि अगर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इसका जो इंटीग्रेशन जब हम करते तो इसका डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास क्या था, हमारे पास था लॉग लेंगे हम, लॉग के साथ यहाँ पर x लिखेंगे प्लस में जो रूट के अंदर टर्म है उसको ऐसे कैसे लिख देंगे। तो हमारे पास ये सीधा सीधा बन तो रहा है ना फार्मूला, यहाँ पर a की जगह 1 है, बस फ़र्क इतना है। तो इसका आंसर क्या बन गया भाई, लॉग x प्लस जो रूट के अंदर जैसा है वैसा का वैसा ही लिख दो। ये हो गया इसका तो काम। इसको मैं c1 ले लेता हूँ, और दूसरा इंटीग्रेशन जब हम करते हैं इसमें नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है लेकिन एग्जैक्ट नहीं बन रहा है। एग्जैक्ट मतलब ये रूट के साथ नहीं बन रहा है, तो इसमें हम सीधा लॉग में आंसर नहीं लिख सकते। लॉग में तभी लिखना है जब नीचे जैसा भी फंक्शन है जिस भी फॉर्म में है, अगर उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर है तो आंसर लॉग में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये रूट हमारा काम बिगाड़ रहा है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि पुट कर लिया हमने कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो t के बराबर है, तो इसका डेरिवेटिव आ गया 2x dx इक्वल्स टू dt। तो ये 2x dx खत्म, ये बन गया dt, नीचे बन गया रूट t। अब यह है 1 अपॉन रूट टी। अब 1 अपॉन रूट टी का अगर आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते हो, 1 अपॉन रूट टी का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आ जाएगा 2 रूट टी प्लस में C2 की लिख लिया, यहाँ C1 लिख लिया, दोनों कांस्टेंट थे, बाद में दोनों को ऐड कर देंगे। अब t की जगह आप ये लिख दो, तो अब आपका जो इंटीग्रेशन है वो आ गया क्या, ये आ जाएगा log x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में C1, इसको बाद में लिख लेंगे 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है C2, तो C1 और C2 दोनों कांस्टेंट हैं। अब जब कांस्टेंट आपके पास 2 हो, 4 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, जितने भी कांस्टेंट है सबको उठाकर एक कैपिटल C लिख दो। ठीक है, कैपिटल C लिख दो, वो बन जाएगा आपका कांस्टेंट। तो ये बनेगा आपका आंसर log x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आ गया कैपिटल C। जितने भी सी थे ना, साथ जितने भी कांस्टेंट है सबको बनाकर एक कैपिटल C लिख दो। अब सेकंड पार्ट में भी डिनोमिनेटर में आपको रूट दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ आपको कि आप कुछ इसमें अलग अलग कर सकोगे, कि ऊपर तो एक ही टर्म है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, नीचे जो रूट के अंदर दिया हुआ है ना उसको परफेक्ट स्क्वायर बना के देखते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनता है नहीं बनता है।
क्योंकि यहाँ पर पुट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। पुट करके आपके पास आएगा 6x+2, ऊपर तो कुछ है ही नहीं, 6x+2 से रिलेटेड कुछ है ही नहीं, तो टी पुट करके कुछ नहीं बनना, टाइम वेस्ट होना है। तो यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर भी जब आप बनाते हो तो या तो प्रॉपर आप जो परफेक्ट स्क्वायर का मेथड है उससे आप जाओ। उसके लिए क्या करना है, या दूसरा मैं तरीका आपको बताता हूँ, आसान तरीका। तो उसके लिए आप ये क्या कर लो कि यहाँ से जो एक्स स्क्वायर के साथ जो भी टर्म है ना, उसको आप हटा दो, उसको कॉमन निकाल दो। अगर उसमें कॉमन निकालूँ तो ये रह जाएगा 3, यहाँ से एक्स स्क्वायर रह गया, इधर से 2/3 रह गया, इधर से -1/3 रह गया। अब ये जो 3 है इसको रूट के बाहर लाऊंगा अगर, तो ये बन जाएगा √3। बाद में देखेंगे इसे अंदर लाना है या नहीं लाना है। अब इसमें आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका क्या है, सिंपल तरीका। आप यहाँ x है तो x लिखो, यहाँ प्लस है तो आप प्लस कर दो, और ये जो बीच वाली टर्म है इसका हाफ कर दो। अभी 2/3 का हाफ क्या होगा, 2/3 का हाफ 1/3, ठीक है। 2/3 का हाफ 1/3, तो यहाँ लिखो आप 1/3 और इसका कर दो आप होल स्क्वायर, ठीक है। x है तो x लिखो, y है तो y लिखो, प्लस है तो प्लस लिखो, माइनस है तो माइनस लिखो, और ये वाली जो टर्म है इसका हाफ कर दो। इसका हाफ करने के बाद जो आया इसी का स्क्वायर आप माइनस कर दो। स्क्वायर माइनस करना है, ध्यान रखना, और लास्ट में -1/3 है, उसको ऐसा कैसे लिखो। अब ये -1/9 -1/3, -1/9 और -1/3, इसको अगर आप इकट्ठा करोगे एलसीएम लेके तो आ जाएगा -4/9, और -4/9 को आप लिख लेंगे -2/3 का होल स्क्वायर, और ये रूट भी लगा हुआ है इसके ऊपर। अब यहाँ पर जो फॉर्मेट बन गया वो बन गया x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का, जैसे पिछले क्वेश्चन में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का बना था, ठीक है, इस वाले में ये वाला। अब यहाँ पर माइनस बन गया, तो माइनस में और प्लस में फ़र्क क्या है, फ़र्क सिर्फ यहाँ पर आएगा, ये जो रूट के अंदर साइन है बस माइनस का लगेगा, और कुछ भी फ़र्क नहीं है, बिल्कुल फार्मूला सेम चलेगा, कुछ भी फ़र्क नहीं है। तो ये आ जाएगा 1/√3 लॉग x की जगह ये पूरा लिखेंगे प्लस में, और यहाँ पर हम ये लिखेंगे, ये का मतलब हम ये लिखेंगे, इसका मतलब हम ये लिखेंगे। 3 नहीं लेना, 3 तो हमने बाहर निकाल दिया था, तो हम ये लिख देंगे बस। प्लस में c, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आप कुछ वो चेंज करना है आंसर के हिसाब से तो देख लेंगे, कुछ चेंज नहीं करना, आई थिंक भाई इतना ही छोड़ दोगे, ये आपका आंसर है। उसके बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पे ज़्यादा आप लोग ध्यान देना, अप्लाइड मैथमेटिक्स है तो स्टेटमेंट वाले, स्पेशली ये प्रोड्यूसर सरप्लस, मार्जिनल वैल्यूज़, इस तरह के जो क्वेश्चन है उसको जरूर करना, उनको नहीं छोड़ना है बिल्कुल। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कहता है कि द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन ऑफ ए फर्म इन द प्रोडक्शन ऑफ आउटपुट इज दिस। मार्जिनल रेवेन्यू आपको दे रखा है, where x is the level of output and the total revenue is ₹120 at 3 यूनिट। ये रेवेन्यू दे रखा है आपको, अगर 3 यूनिट का प्रोडक्शन होता है तो रेवेन्यू 120 का है, तो फाइंड द टोटल रेवेन्यू फंक्शन। जब हम मार्जिनल रेवेन्यू बनाते थे तो मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए डेरिवेटिव करते थे, रेवेन्यू का डेरिवेटिव मार्जिनल रेवेन्यू, तो मार्जिनल रेवेन्यू का इंटीग्रेशन रेवेन्यू। तो आपको रेवेन्यू फंक्शन निकालना है, तो आपको मार्जिनल रेवेन्यू को इंटीग्रेट कर देना है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे 40 - 10x स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 40x - 10x³ / 3 प्लस में c। ये बन गया आपके पास रेवेन्यू। अब रेवेन्यू में ये c की वैल्यू क्या होगी ये निकालने के लिए इसने आपको ये दिया है कि अगर 3 यूनिट की प्रोडक्शन है तो रेवेन्यू 120 है, तो आप 120 पुट करेंगे रेवेन्यू की जगह, इसको इक्वेशन 1 मान लो, तो आपको x की जगह पुट करना है 3 का क्यूब / 3, तो यहाँ पर ये स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 9 आ गया, 9 10 जा 90, ये आ जाएगा 120 - 90 प्लस में c, ये 30 बचेगा, या इससे इसको कैंसिल करो सीधा, c की वैल्यू आ गई 90। तो जो रेवेन्यू फंक्शन है वो आपका बन गया 40x - 10x³ / 3 प्लस 90।
चेक कर लो, 40x माइनस 10x क्यूब अपॉन में 3 प्लस में 90। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में कहता है कि द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग x यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस। ये मार्जिनल कॉस्ट है, आपको टोटल कॉस्ट निकालना है। तो मार्जिनल कॉस्ट दे रखी है, टोटल कॉस्ट निकालना है, तो सीधा इसका इंटीग्रेशन, और उसके बाद फिर एवरेज कॉस्ट निकालनी है। फिक्स कॉस्ट अगर आपको दे रखी है 1000, चलो उसको, वो तो बाद का काम है, पहले आप कॉस्ट फंक्शन निकालो। कॉस्ट फंक्शन के लिए आपको मार्जिनल कॉस्ट को इंटीग्रेट करना है। अब मार्जिनल कॉस्ट है आपकी x अपॉन में 2500 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए अगर आप नीचे वाले इसका रूट का डेरिवेटिव देखोगे, जैसे सब्स्टिट्यूशन में हमने समझा कि हम इसका जब डेरिवेटिव देखेंगे, इसका डेरिवेटिव आपको ऊपर मिलेगा, 2x आएगा डेरिवेटिव। तो 2 नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं है, नंबर ना मिले कोई बात नहीं है, वेरिएबल जरूर मिलना चाहिए। तो आप पुट कर दो, भाई 2500 प्लस में एक्स स्क्वायर को t पुट करा तो आ गया 2x dx इक्वल्स टू dt। तो खाली x dx की वैल्यू हम निकालेंगे तो आएगी dt अपॉन में 2। ये अपॉन में जो 2 आ रहा है इसको आप इंटीग्रेशन के बाहर ही लिख लो, कांस्टेंट है। ये x dx खत्म होके dt रह गया और नीचे रह गया रूट t। अब रूट t का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट t, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कॉस्ट फंक्शन बन गया आपका रूट t का मतलब रूट 2500 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में c। अब ये जो c है इसकी वैल्यू निकालने के लिए इसने बताया आपको कि जो फिक्स कॉस्ट है वो 1000 है। तो फिक्स कॉस्ट अगर 1000 है तो इसका मतलब आपको जो टोटल कॉस्ट फंक्शन है उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ पर फिक्स कॉस्ट दे रखी है बस, और कुछ नहीं दे रखा कि भाई कितना प्रोडक्शन होगा। तो अगर प्रोडक्शन उसमें 0 भी होगा, मतलब कोई भी आपका प्रोडक्शन नहीं होगा, फिक्स कॉस्ट तो तब भी यही रहेगी 1000 ही। तो इसका मतलब अगर आप x की जगह 0 लेते हैं, यानी प्रोडक्शन आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो फिर भी 1000 ही रहेगी। तो यहाँ पर जो फिक्स कॉस्ट है वो निकालने के लिए आपको जो फिक्स कॉस्ट होगी ना आपकी, वही टोटल कॉस्ट बन जाएगी। क्योंकि जब आप कुछ प्रोडक्शन कर ही नहीं रहे हो तो इसका मतलब x तो 0 है, वेरिएबल कॉस्ट कुछ नहीं है। वेरिएबल कॉस्ट कुछ भी नहीं है तो फिक्स कॉस्ट ही आपकी टोटल कॉस्ट बन गई। तो फिक्स कॉस्ट की जगह आप रख दोगे टोटल कॉस्ट, कितनी 1000। यहाँ पर आ गया आपके पास 2500, ये 0 है तो ख़त्म हो जाएगा 25। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये तो आ जाएगा 1000 और इसका स्क्वायर रूट करेंगे आ जाएगा 50 प्लस में c। 50 को यहाँ लाके माइनस करोगे तो c की वैल्यू आ जाएगी 950। तो 950 आ गई आपके पास c की वैल्यू, इसको आप यहाँ पर डाल दो तो कॉस्ट फंक्शन आपका बनेगा क्या, कॉस्ट फंक्शन आ गया रूट 2500 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 950। तो ये कॉस्ट फंक्शन बनेगा, चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है जी, कॉस्ट फंक्शन बन गया। अब उसके बाद इसने एक चीज़ और पूछी थी, एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट होती है जो टोटल कॉस्ट होती है उसको x से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो। तो ये बनेगा आपके पास 2500 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 950। अलग अलग करना है तो अलग अलग ऐसे दिखा दो, इकट्ठा लिखना है तो इकट्ठे दिखा दो, दोनों तरीके से ठीक है। सिक्स क्वेश्चन है, इसके अंदर भी आपको मार्जिनल कॉस्ट दे रखी है उसकी। द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 3 यूनिट इज रुपीज़ दिस। अब यहाँ पर 3 यूनिट की कॉस्ट है वो ये इतनी है, तो यहाँ पर आपको यूनिट के हिसाब से कॉस्ट दे रखी है। फाइंड द कॉस्ट फंक्शन। स्टार्ट वैसे ही करना है क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट है, तो कॉस्ट फंक्शन निकालने के लिए आपको उसका इंटीग्रेशन करना है x इंटू में रूट एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड जब आप लगाओगे तो इसमें आपको डेरिवेटिव करके कुछ नहीं मिलना, x प्लस 1 का डेरिवेटिव करोगे 1 ही आएगा। लेकिन क्योंकि ये रूट के अंदर है इसका रूट खत्म हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 2 टर्म है वो सिंगल टर्म बन जाएगी, इसलिए हमें इसी को पुट करके स्टार्ट करना है। x प्लस 1 को t पुट करो तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया, मतलब dx आएगा, इधर dt आएगा। तो ये बन गया x, ये आ गया रूट t और ये आ गया dt। अब लेकिन ये x ख़त्म नहीं हुआ, पुट करने के बाद ये x ख़त्म नहीं हुआ, कुछ किसी से कटा नहीं, तो आपको ये ख़त्म तो करना ही पड़ेगा। बिना इसको ख़त्म करे आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू आएगी t माइनस 1, तो यहाँ पर हम रख देते हैं t माइनस 1। अब हम इसको मल्टीप्लाई करें अगर इन दोनों से अलग अलग, तो t की पावर 3/2 बनेगा और ये रूट t बन जाएगा। अब इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो कॉस्ट फंक्शन बनेगा आपका t की पावर 5/2
इधर आ जाएगा 2/5 माइनस टी की पावर 3/2, इधर आ जाएगा 2/3 प्लस में c। अब यहाँ से t की जगह वैल्यू पुट कर दोगे, t की जगह x+1, इसकी पावर 5/2, 2/3, x+1 की पावर 3/2 प्लस में c। अब इसने बोला आपको कि अगर आप 3 यूनिट का प्रोडक्शन करते हो तो आपको कॉस्ट पड़ती है 7800, तो यही आपकी टोटल कॉस्ट है। अगर x की जगह 3 है तो कॉस्ट आपको पड़ती है 7800, इसमें कोई फिक्स कॉस्ट वाला पंगा नहीं है। तो यहाँ पर आप रखोगे 7800, 2/5, ये बनेगा 3 + 1 4, तो 4 की पावर 5/2, यहाँ 4 की पावर 3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, ये आ जाएगा 7800, 2/5। अब यहाँ पर देखो 4 की पावर 5/2 को सॉल्व करना है, तो ये अपॉन में जो 2 आ रहा है ये बताता है स्क्वायर रूट हो रहा है, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, और उसकी जो ऊपर जो पावर है उसकी पावर बन जाएगी, यानी 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 होता है 32, माइनस यहाँ पर भी स्क्वायर रूट करेंगे, 2 आएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, तो 2/3 में इंटू में 8 प्लस c। तो यहाँ पर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 64/5, ये आएगा 16/3, 5 और 3 कैल्शियम 15, 3 चौक 12, 3 छीक 18, 19, 16 पंजे 80, 2 आ गया, 9 में से 8 1 1। इसको यहाँ लाके माइनस करो तो आ जाएगा 7800 माइनस 112/15। अब इसको आप एलसीएम लेके माइनस करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है ये आ जाएगी 116,888, 116,888/15। ये सी की वैल्यू आएगी, और इस सी की वैल्यू को आप इस फंक्शन में डाल देंगे। कॉस्ट फंक्शन क्या था हमारा, ये कॉस्ट फंक्शन था, तो कॉस्ट फंक्शन बन गया 2/5 x+1 की पावर 5/2 माइनस 2/3 x+1 की पावर 3/2 प्लस में c की जगह 116,888/5। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और इसी क्वेश्चन के साथ ही जो हैंडबुक की एक्सरसाइज 3.1 है इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। जल्दी मिलेंगे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।